हाय स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर नए व्यक्ति के रूप में वीडियो देख रहे हैं, आप पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि और भी वीडियो बनता रहे तो आपके पास वीडियो का अपडेट चला जाए और आप लगातार वीडियो के साथ अपडेट रहें। मैं एक बात और बता देना चाहूँगा, जो पिछले दिनों से आप लोग देख रहे हो लगातार वीडियो जो बन रहा था अचानक से बीच में रुक गया, इसके बारे में आपको बता दूं कि पहले जो भी वीडियो बनाया जा रहा था उसमें बहुत सारी क्लियरिटी नहीं हो पा रही थी। जैसे साउंड की क्लियरिटी थी, वीडियो की जो विजुअलाइजेशन था वह भी अच्छा नहीं था। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह कोशिश किया गया कि पहले जितने भी इक्विपमेंट हैं उसकी व्यवस्था कर ली जाए और उसके बाद वीडियो को फिर से बनाने का प्रयास किया जाए और वीडियो को अपलोड किया जाए ताकि एक अच्छी और आकर्षक वीडियो आपके पास पहुंचे जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभप्रद हो सके। और वही चीज़ लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज से हम लोग फिर से लगातार वीडियो बनाने शुरू करेंगे। जहाँ से हमने छोड़ा है वहाँ से मैं उठाऊँगा और लगातार वीडियो बनाना फिर से शुरू करूँगा। आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते रहें और अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। आइए हम लोग आज 10th क्लास के वीडियो में चलते हैं। इसके बाद कुछ आपके पास ट्रिकली वीडियो बनाए जाएंगे। 10th क्लास तक का तो सीरीज चलता रहेगा। 12th क्लास के लिए पहले कुछ ट्रिकली वीडियो बनेगा और इसके बाद से उसमें अच्छे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइबर चैनल के आने लगेंगे तो उसके बाद से उसमें सीरीज वाइज भी वीडियो बनना शुरू हो जाएगा, क्लास वाइज वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। आइए आज हम लोग 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास में मैंने एसिड, बेस और साल्ट का वीडियो का सीरीज प्रारंभ किया था। उसमें लेक्चर 1 हुआ था, लेक्चर 2 हुआ था। लेक्चर 1 में हमने एसिड और एसिडिक सब्सटेंस पर बात किया था। लेक्चर 2 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पर बात किया था और आज हम लोग लेक्चर 3 में उपस्थित हुए हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे बेस एंड बेसिक सब्सटेंस पर। ठीक है, हम लोग बात करेंगे आज बेस एंड बेसिक सब्सटेंस। 10th क्लास के रसायन शास्त्र के किताब में 5 पाठ है और पांचों के पांचों जो है बड़े बड़े हैं, इसलिए बारी बारी से पढ़ना जरूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लॉकडाउन में अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाए, इसलिए पूरा का पूरा सीरीज में बना रहा हूं। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था कि एसिड, बेस और साल्ट का ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं, ये अब आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलने वाला है। इसलिए एसिड, बेस और साल्ट को यहीं पर आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इंटरमीडिएट तक हम लोग आमतौर पर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद से हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, हम कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं, हम साइंस में भी फिजिक्स, मैथ इत्यादि को ले लेते हैं, हम केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ कि एसिड, बेस, साल्ट के इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। आइए सबसे पहले मैं बेस पर बात करता हूँ। तो बेस में हम लोग क्या बात करेंगे? तो बेस में हम बात करेंगे इसके डेफिनीशन पर। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, डेफिनीशन ऑफ एसिड बताया था और मैंने 5-6 प्रकार से डिफिनीशन दिया था, मतलब जितना मैं जानता था। ऐसे उसमें एक लुईस कंसेप्ट भी है, उसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाली उसमें बात थी और यहाँ पे अभी तक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं समझाया गया है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने 6 डेफिनीशन आप लोगों के पास बताया हुआ था। इसी प्रकार से हम लोग डेफिनीशन ऑफ बेस भी पढ़ेंगे, यानी एसिड को हटाकर हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेस। ठीक है, डेफिनीशन ऑफ बेस पढ़ेंगे, यानी क्षारक की परिभाषा, और तब जाकर बेसिक सब्सटेंस पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम एंशिएंट अकॉर्डिंग टू एंशिएंट कंसेप्ट एंशिएंट कंसेप्ट में क्या कहता है? एंशिएंट कंसेप्ट कहता है कि बेस क्या है, यानी क्षारक क्या है, भस्म क्या है।
तो पुराने विचारधारा के लोग चक्कर पता करते थे, अम्ल को पता किया था क्या, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ऐसे ही क्षारक या भस्म के बारे में उन्होंने बताया कि भस्म या क्षारक क्या होते हैं, तो उन्होंने चखा, जिस प्रकार से अम्ल को चखा तो उनको ये स्वाद में खट्टा नहीं, तीखा या कड़वा लगा। तीखा या कड़वा लगा। तीखा मतलब ऐसा नहीं जो मिर्चे की तरह तीता हो, तीखा, तीखा लगा यानी कड़वा, कड़वा जैसा तीखा। जिससे नीम का पत्ता खाने से हम लोग कहते हैं ना कि ये तीखा लग रहा है, ठीक वैसा तीखा यानी कड़वा लग रहा है। तो परिभाषा इन लोगों ने दे दिया कि बेस क्या है, तो बेस यानी भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भस्म क्या है, तो भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। क्लियर। इसके बाद से अब कुछ भी भस्म आप ले लीजिए। भस्म में मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आप क्या कीजिए कि आप बेकिंग सोडा को खाइए, बेकिंग सोडा जिसको खावा सोडा कहा जाता है, आप मार्केट से लीजिए, आप उसको थोड़ा सा चख कर देखिए, आपको कड़वा लगेगा। आप वॉशिंग सोडा को लीजिए, आप नीम के पत्ता को लीजिए, ठीक है, आप देखिएगा आपको स्वाद में नीम का पत्ता कड़वा लगेगा। आप साबुन कभी चख कर देखे होंगे, मुंह में चला गया होगा तो आपने देखा होगा कड़वा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साबुन में क्षारक होता है यानी क्षार विद्यमान होता है। यानी इस प्रकार से आप देखिएगा तो भस्म क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया जो पुराने लोग, पुरानी विचारधारा के अनुसार कंसेप्ट आता है, पुराने लोग कहा करते थे। अब आइए हम लोग इसके बाद चलते हैं लेवाइसिए के पास, क्योंकि इसके बाद लेवाइसिए कंसेप्ट था। ये हो गया आपका। अब हम पढ़ते हैं 2 नंबर। यहाँ से ये सब हटा देते हैं, ये सब। दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू लेवाइजर। अब लेवाइजर के बारे में आप लोग भली बात ही जानते हैं। कौन है ये? ये हैं फ्रांस के रहने वाले रसायनज्ञ, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहिए तो और अच्छा रहेगा। मॉडर्न केमिस्ट्री के ये फादर हैं यानी जनक हैं, और ये फ्रांस के रहने वाले, इसलिए इनको फ्रेंच रसायनज्ञ भी कहा जाता है। बहुत सारी खोज इनकी है, इसलिए इनको कहा गया है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो लेवाइसिए क्या कहते हैं? लेवाइसिए कहते हैं कि भस्म वह पदार्थ है जो किसी अम्ल को उदासीन करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। याद रखिए बेस क्या है, तो बेस वह पदार्थ है जो एसिड से क्रिया कर सॉल्ट और वाटर बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये भस्म हो गया। भस्म क्या है, तो एसिड से क्रिया करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। एग्जाम्पल दिया इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि आप कोई भस्म, कोई बेस ले लीजिए, जैसे आपने NaOH लिया, आपके पास एक बेस हो गया, और इसको आप किसी एसिड में डाल दीजिए। मैंने HCl एसिड में डाला, इसका नाम आप लोग जानते होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन्होंने कहा कि एक पदार्थ लीजिए, उसको एसिड में डालिए तो आपको सॉल्ट मिलेगा NaCl का और H2O। ये आपका फिक्स रहेगा, बार बार बनेगा, ये आपका फिक्स्ड प्रोडक्ट रहेगा, ये आपका बार बार बनेगा। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बना, देख रहे हैं? तो इस प्रकार से इन्होंने कह दिया कि NaOH क्या है, ये आपका हो गया क्या, बेस। क्या हो गया, बेस हो गया। याद रखिए ये क्यों आया, क्योंकि हर पदार्थ को हम चख के नहीं पता कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे भस्म या क्षार ऐसे थे जिनको चखने पर या जिनके स्पर्श करने से हमारा शरीर का जो चमड़ा है वह संक्षारित हो सकता था, जल सकता था, और कई सारे भस्म जहरीले प्रकृति के भी थे। इसलिए बार बार हर भस्म को हम चखकर पता करें तो ये जानलेवा हो सकता था। इसलिए कोशिश किया गया कि आप क्या कीजिए, तो इसको किसी एसिड में डालिए। उन्होंने कहा कि नहीं चखिए मत,
आप भस्म को लीजिए और उसको एसिड में डालिए, यदि वह सॉल्ट और वाटर बनाता है तो आप समझ जाइएगा कि लिया हुआ पदार्थ क्या है, भस्म है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने ये बात बताया और यही बात बेबी ने भी बताया 1885 में। ये कब आया कंसेप्ट, ये आया आपको 1787 में और यही बात 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा यही बात 1885 ईस्वी में बेबी ने भी बताया। बेबी का कंसेप्ट भी यही कहता है कि बेस एसिड से रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये दोनों का कंसेप्ट एक ही जैसा था। ठीक है, अब आता है, यानी हम लोग 3 कंसेप्ट पढ़ लिए, एक अकॉर्डिंग टू एंशिएंट, एक अकॉर्डिंग टू लेवाइजर जो 1787 में आया, और तीसरा जो है आपको बेबी का कंसेप्ट हमने पढ़ा जो इनके समान ही है, जो 1885 में आया। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले कंसेप्ट की ओर चलते, एकदम आसान है। आप यदि बातों को अच्छी ढंग से नहीं सुन पा रहे हो तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से उसको सुनिए और एकदम याद कर जाइए इसे। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथा बात जानते हैं। चौथा बात कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार जो 1885 में आया था। ठीक है, और सॉरी उधर का 1787, 1885, 1887। ठीक है, ये 1887 में आया था आर्हेनियस का कंसेप्ट। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि भस्म क्या है, अम्ल के बारे में भी इन्होंने बताया और अम्ल के जस्ट बाद इन्होंने भस्म के बारे में भी बताया। इन्होंने कहा कि भस्म क्या है, तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको H2O में डालने पर ये क्या करता है, मेटालिक आयन देता है और हाइड्रोक्सिल आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। एग्जाम्पल में इन्होंने क्या कहा, एग्जाम्पल में इन्होंने बताया, आप ले लीजिए कोई एग्जाम्पल। इन्होंने कहा कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप NaOH को ले लीजिए और इसको जल में डाल दीजिए, यानी वाटर में डाल दीजिए। ये आपको देगा मेटालिक आयन Na+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH-। दिस इज हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, इन्होंने कहा दूसरा भी आप ले सकते हैं, आप MgOH होल ट्वाइस लीजिए, H2O में डालिए, आपको Mg2+ मिलेगा, मेटालिक आयन हो जाएगा मैग्नीशियम का, और 2OH- मिलेगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा। ठीक है, ये बात किसने बताया, आर्हेनियस ने बताया कि बेस को यदि आप जल में डालिएगा तो आप मेटालिक आयन देंगे और हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन इंपॉर्टेंट होगा, ये निकलेगा यदि तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, बेस है। ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट भी ज़्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि जिसके पास OH है ही नहीं उसको हम कैसे बेस मानेंगे। इन सब चीज़ों पर बातचीत चलने लगी, तब जाके आगे भी कंसेप्ट आए, आर्हेनियस कंसेप्ट के बाद भी कंसेप्ट आए, जैसे इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आपको ब्रोंस्टेड-लॉरी का कंसेप्ट। ठीक है, ये चौथा कंसेप्ट था। आइए अब हम लोग ब्रोंस्टेड-लॉरी का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ईस्वी वगैरह मैंने लिखवाया हुआ है, जब एसिड पढ़ा रहे थे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं पीछे वाले वीडियो में जाकर। ठीक है, अब 5वीं कंसेप्ट क्या, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या करता है, ये कंसेप्ट एसिड के लिए क्या करता था, याद कीजिए, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था। ये कंसेप्ट एसिड के लिए कहता है कि यदि एसिड क्या है, तो एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रोटॉन का त्याग करता है। तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा।
बेस एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, याद रखिएगा। यानी बेस क्या है, तो बेस एक ऐसा पदार्थ है, नोट कर लीजिएगा, ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अब ये बातें तब समझ में आएगी जब एग्जाम्पल दिया जाएगा। आइए एग्जाम्पल पर बात करते हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास NH3 है, ठीक है, मैं नहीं जानता ये क्या है, मैं इसको क्या करता हूँ, एक एसिड में डाल देता हूँ HCl। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, बेस है, एसिड है, मैं नहीं जानता। मैं जैसे ही NH3 को HCl में डालता हूँ, ये बनाता है NH4Cl, ठीक है। यदि मैं इसको तोड़ कर लिखूं तो आएगा NH4 प्लस और Cl माइनस, ठीक है, NH4 प्लस और Cl माइनस। तो यहां पर आप देखिए NH3 था, मैंने बताया हुआ था कि H प्लस ही प्रोटॉन है, ये बात मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था। H प्लस आपका क्या है, प्रोटॉन है। तो आप देखिए NH3 है, यहाँ पर NH4 प्लस कहने का मतलब एक H प्लस इसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ है, यानी इसने एक प्रोटॉन को ग्रहण किया है, ठीक है। अब H2O के पास ऐसे ही देखा जाए, H2O में उभयधर्मी यानी एमरफॉयटिक नेचर होती है, वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, इसी आधार पर चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास HCl है, मैंने H2O में डाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं NH3 को एसिड में डाला, इसने एक प्रोटॉन को लिया है, इसलिए ये क्या हो गया, बेस है। क्यों, क्योंकि इसने प्रोटॉन ग्रहण किया। मैंने कहा बेस एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है, यानी प्रोटॉन ग्रहण करता है, और H प्लस इन प्रोटॉन है, NH3 था, एक प्रोटॉन को लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं फिर नहीं जानता कि जो मैंने H2O लिया है, HCl तो हमारा एसिड है, ये मैं जानता हूँ, पहले से क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि H2O जो मैंने लिया हुआ है एकदम इंपॉर्टेंट VBI है, VBI याद रखिएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए VBI है ये, कि H2O के पास कौन सा नेचर होता है, तो H2O के पास एमॉर्फोइटिक नेचर होता है, यानी उभयधर्मी प्रकृति होती है, मतलब ये अम्ल से भी क्रिया कर सकता है और क्षार से भी क्रिया कर सकता है। और कहेगा कि आप इसे प्रमाणित करके दिखाओ, तो आपको एक एक एग्जाम्पल द्वारा प्रमाणित करना होगा। वही मैं प्रमाणित भी कर रहा हूँ, अब क्लियर भी कर रहा हूँ कैसे ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। जैसे ही H2O के HCl में डालते हैं, याद कीजिए आर्हेनियस का कंसेप्ट, किसी अम्ल को जल में डालने पर क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, और साथ में क्या निकल जाएगा, Cl माइनस। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ है, यहां से H प्लस और Cl माइनस टूटा कि नहीं, यही ना हुआ, यहां से H प्लस और Cl माइनस टूटा हुआ है, H प्लस और Cl माइनस टूटा, और यही H प्लस इस H2O में गया है तो H3O प्लस हो गया है, यानी यहाँ पर गेन ऑफ प्रोटॉन हुआ है, यानी प्रोटॉन का ग्रहण हुआ है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड, नो, बेस। क्या हो जाएगा, बेस। बात समझ आ रही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर, बातें स्पष्ट हो रही होंगी कि H2O यहाँ पर बेस का काम कर रहा है, और यही H2O के साथ हम किसी बेस को डालते हैं तो ये क्या करता है, आप देख सकते हैं वहाँ पर एक एसिड की भांति व्यवहार करेगा, एसिड की भांति, ठीक है। और इस प्रकार से हम ये क्लियर कर देते हैं कि H2O में डॉल नेचर होता है और वह एमॉर्फोइटिक नेचर होता है, और वह बेस और एसिड की भांति होता है, यानी उभयधर्मी होता है। और यहाँ पर यह भी बात क्लियर हो जाता है कि ब्रोंस्टेड-लॉरी का कंसेप्ट जो इन्होंने बताया था कि प्रोटॉन क्या है, तो माफ कीजिएगा, बेस क्या है, तो बेस एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है।
प्रोटॉन का ग्रहण करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर हो रहा है। यहाँ पे NH3 था, एक प्रोटॉन लिया इसलिए NH4 प्लस हो गया। ये H2O देखिए, दो H था, यहाँ पे H3O प्लस हो गया, एक H प्लस आया है और H प्लस आपका प्रोटॉन होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये ब्राउनस्टेन लॉरी का कंसेप्ट था जो खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद से मैंने एक अपना जो डेफिनेशन बनाया हुआ था एसिड का, फिर उसी का उल्टा मैं इसमें कर दूं तो वह डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, जिसको मैं मॉडर्न कंसेप्ट का नाम दिया हूं। मॉडर्न कंसेप्ट का मैंने नाम दिया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट। इसमें क्या है, तो कहता है कि बेस इज दैट सब्सटेंस, ठीक है। बेस क्या है, तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो बताइए OH माइनस प्रदान करता है, ठीक है। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो धनात्मक तत्वों से ऋणात्मक तत्वों से संयोग करता है। ऋणात्मक तत्वों से संयोग करता है, उसमें धनात्मक था, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, धनात्मक तत्वों से संयोग करता है, क्योंकि H प्लस धनात्मक है और वह धनात्मक तत्वों का वियोग करता है ना। और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन विथ एसिड यानी रिएक्टेड विथ एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ये बातें हैं। क्या होगा, बेस हाइड्रोक्सिल आयन देगा, बेस प्रोटॉन का ग्रहण करेगा, बेस धनात्मक तत्वों से संयोग करेगा और बेस क्या करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। इसका मैं हम लोग देख चुके हैं, बेस किसी एसिड में जाता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ये आपका मॉडर्न कंसेप्ट जो सब किसी को मिलाकर एक बना दिया गया और कुछ नहीं किया गया, ताकि एक बार में आपको याद रहे, ठीक है। इसी को मिलाकर हम लोग लिखते हैं कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है, कमा प्रोटॉन का ग्रहण करता है, कमा धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्षमता रखता है तथा किसी एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये रहा आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट। ये छठा कंसेप्ट था जो क्लियर हो गया। ये रहा बेस की डेफिनेशन। एसिड की अपेक्षा बेस में, चलिए तो मैं बता रहा था कि जो बेस की डेफिनेशन है वह एसिड के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा एसिड से इसमें कम बोलना पड़ता है, कम जानना पड़ता है। जानना तो ज़्यादा ही है लेकिन कम परेशानी पड़ती है, आसान हो जाता है, क्योंकि एक बार एसिड दिमाग में आ गया तो हम बेस को आराम से डिफाइन कर लेते हैं। अब आइए हम लोग बेसिक सब्सटेंस के बारे में जानते हैं, जिसको हम क्षारकीय पदार्थ या भास्मिक पदार्थ हिंदी में कहेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि बेसिक सब्सटेंस क्या है। तो याद कीजिए मैंने एसिडिक सब्सटेंस के लिए आप लोगों को क्या बताया हुआ था। मैंने बताया था कि वह पदार्थ जिसमें अम्ल विद्यमान हो उसे हम अम्लीय पदार्थ कहते हैं। तो इसका क्या होगा, बेसिक सब्सटेंस मतलब वह पदार्थ जिसमें क्षारक या क्षार विद्यमान हो, वह पदार्थ जिसमें क्षारक या क्षार विद्यमान हो उनको हम कहते हैं बेसिक सब्सटेंस यानी क्षारकीय या भास्मिक पदार्थ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ पदार्थ को लिखता हूँ, कुछ मैं क्षारकीय पदार्थ लिखता हूँ एग्जाम्पल में। इसे आप क्षारीय पदार्थ भी कर सकते हैं, इसे आप भास्मिक पदार्थ भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे विद्यमान क्षारक लिख लेता हूँ। ये जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इसको याद रखिएगा आप लोग। ये कहीं भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको
जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं साबुन के बारे में, ठीक है। तो साबुन स्वाद में कड़वा लगता है, ये बेसिक सब्सटेंस है, लेकिन कैसे? क्योंकि इसमें क्षारक विद्यमान है। कौन सा क्षारक विद्यमान है? तो आपके पास NaOH और NaOH क्षारक विद्यमान है, ठीक है। KOH और NaOH क्षारक विद्यमान है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ खिड़की क्लीनर के बारे में। खिड़की क्लीनर, कॉलिन का नाम सुने आप? मोबाइल दुकान में आप जाते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर जब टेम्पर ग्लास लगाते हैं तो वह क्या करता है? कॉलिन से उस ग्लास को पहले साफ करता है, आपके मोबाइल के ग्लास को, तब जाकर टेम्पर ग्लास को लगाता है, ठीक है। वह कॉलिन होता है। चाहे शीशा वोसा साफ किया जाता है, आपने देखा होगा, वह है खिड़की क्लीनर, उसका नाम है विंडो क्लीनर। और इसमें भी क्षार विद्यमान रहता है। कौन सा? तो आप देखिए इसमें रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, नाम याद रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होगा। सूत्र देखिए NH4OH। मैं सूत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं और इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। और मैं तो बोल ही रहा हूँ, आपको यदि दिक्कत हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप इसको मैच करके कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, VVI, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको दूधिया मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसका सूत्र होगा MgOH होल ट्वाइस, यानी इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बस में आ रही है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ चूना जल की, बात कर लेता हूँ। चूना जल, चूना जल, इसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH होल ट्वाइस। इसको हम चूना जल भी कहते हैं, इसको हम बूझा चूना भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। इसको हम और क्या कहेंगे? बूझा चूना, ठीक है। एक होता है आपका कली चूना, क्विक लाइम जिसे कहा जाता है, इसमें भी क्षारक विद्यमान होता है। कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं ऊपर से आप इसको मिटाता हूँ यहाँ से। इसके अलावा भी अभी मैंने आपको 2, 3, 5 लिखवाया, और भी लिखवा देता हूँ, आपको याद रहेगा। आपने एसिलॉक दवाई खाया होगा, एसिलॉक, इसको कहते हैं एंटासिड। ये है प्रति अम्ल की टिकिया। जब पेट में बहुत सारे गैस हो जाते हैं, तो गैस कैसे होते हैं? गैस होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अत्यधिक स्राव के कारण। जब अमाशय में, आपको पता होगा अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको पित्त अम्ल के रूप में जाना जाता है। और वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब ज़्यादा स्रावित होने लगता है तो गैस बनता है, और उसी गैस से पेट में बदहजमी प्रकार की हो जाती है। और उसी को समाप्त करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपको एसिलॉक लिखता है। और एसिलॉक जो 150 mg का, 300 mg का आप लोग खाते हैं, ठीक है ना। 150 mg का लेना होगा तो आपको 2 लेना होगा। यदि बच्चे नहीं हैं तो 14 साल की उम्र के करीब आ गए हैं, उससे एबव जा रहे हैं, तो आपको 300 mg का टैबलेट लेना पड़ता है। यदि 150 का लिया है तो क्या कीजिएगा? 2 खाइएगा, ठीक है। आइए जानते हैं कि उसका क्या सूत्र है। हर चीज़ केमिस्ट्री है, आपको पता है ना, मेडिसिन पूरा का पूरा केमिस्ट्री है, मेडिकल केमिस्ट्री है वो, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, मैं क्या करता हूँ, प्रति अम्ल की टिकिया लेता हूँ। प्रति अम्ल की टिकिया, इसको हम कहते हैं टैबलेट ऑफ एंटासिड, ठीक है। इसमें होता है, मैं आपको बता दूं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में मिला रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन मेन रूप में क्या होगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको याद रखिएगा, प्रति अम्ल की टिकिया। इतना बात आप जरूर याद रखिएगा। तो बेसिक सब्सटेंस क्लियर हो गया होगा। बेसिक सब्सटेंस क्या है? तो वह पदार्थ जिसमें क्षारक विद्यमान होता है, क्षारकीय पदार्थ या बेसिक सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। बस इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। बेस एंड बेसिक सब्सटेंस का ये लेक्चर था, ये यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पर चर्चा करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से हमने एसिड के प्रॉपर्टीज को देखा था, वह क्या बेस में भी होगा, बेस में और भी क्या नए नए प्रॉपर्टीज होंगे। इन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अपने अगले वीडियो में
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें, लगातार देखते रहें और अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सुझाव के रूप में दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।